गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार, बायोलॉजी टीचर। और हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा शानदार सेशन जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी में, वो मानव जनन सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर जो है वो मानव जनन पढ़ रहे हैं। अब ये जो मानव जनन है, इस जनन में क्या क्या परिघटना होता है, इन सब के बारे में तो हम लोग जानेंगे। जनन तंत्र क्या होता है, जनन अंग क्या है, कौन कौन से जनन अंग होते हैं, मादा में कौन कौन से हैं, नर में कौन कौन से हैं, इनके बारे में जो है हम लोग को अध्ययन करना है। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो हम लोग इसके बारे में पिछले कुछ क्लासों में जो हम लोग डिस्कस भी किए। उससे पहले हम आपको बता दें कि 2026-27 बैच के जो स्टूडेंट हैं, 2026-27 के जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो इस चैप्टर में नीट से अगर कहें, नीट में प्रत्येक साल जब नीट का एग्जाम होता है तो उससे लगभग 3 से 5 क्वेश्चन जो है ये इस चैप्टर से आ रहे थे, जन्म से आ रहा था। तो एकदम इस चैप्टर को जो हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। एक तो नीट में अच्छा करने के लिए करना ही है, इसको इसलिए भी करना है कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। और इसलिए भी इसको अच्छे से पढ़ना है कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम लोग के बोर्ड एग्जाम या नीट में ही नहीं आने वाला है। ये चैप्टर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, एनसीईआरटी में ऐसा बनाया हुआ है कि इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उससे होने वाले, उसमें क्या क्या विकृति हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रोग हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ये चैप्टर पूरा लाइफ, इस चैप्टर का नॉलेज पूरे लाइफ काम करने वाली है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से ही स्टडी नहीं करेंगे, इन दोनों की वजह से ही सिर्फ इस चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे या इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर या टॉपिक पूरे लाइफ काम करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग देख चुके थे अब तक नर जनन अंग में। तो नर जनन अंग में हम लोग एक तो नर का प्राथमिक जनन अंग पढ़ चुके हुए हैं, प्राथमिक जनन अंग के बारे में जान चुके हैं। और ये जो प्राथमिक जनन अंग था उसको कर दिया गया था वृषण। नर का प्राथमिक जनन अंग के बारे में जान लेते हैं, वृषण के बारे में पढ़े। और इस वृषण के बारे में पढ़े तो ये वृषण के बारे में पता चला कि ये वृषण जो है उदर गुहा के बाहरी हिस्से में है, और बाहर में जहां पे है वो एक छोटा सा पाउच बना हुआ है जिसको कहते हैं वृषण कोश, जो वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया के समय शुक्राणु के निर्माण के लिए वृषण के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर रहा था। फिर इसके अलावा जो है हम लोग ये भी देख चुके थे कि नर सहायक जनन नलिका कौन कौन से हैं। नर सहायक जनन नलिका और नर सहायक जनन नलिका में जो है हम लोग 4-5 नलिका के बारे में पढ़े थे। अब ये जो नलिका था उनमें से एक नलिका जो था वो था वृषण जालिका, कि वृषण जालिका जो है ये वृषण के अंदर ही मिला था। फिर दूसरा जो नलिका था उसको कह रहे थे शुक्र वाहिकाएं। तीसरा जो नलिका था उसको कह दिया गया था अधिवृषण। चौथा जो नलिका था उसको कह दिया गया था शुक्रवाहक। ये चौथी नलिका शुक्रवाहक। शुक्रवाहक के अलावे हम लोग ये भी देखे हुए थे कि ये अस्खलन नलिका भी होती है, और अस्खलन नलिका जहां पे खुल रही होती है, ये जहां खुल रहा होता है, इसको कह दिया जाता है मूत्रमार्ग। और मूत्रमार्ग को एक और नाम दिया गया था जिसको कह दिया जाता है मूत्र जननांग पथ। मूत्र जननांग पथ इस नाम से भी जानते हैं। कारण है कि यूरिन को भी उत्सर्जित कर रहा होता है और वीर्य को भी अस्खलित कर रहा होता है, तो ये मूत्र जननांग पथ भी कह देते हैं। अब इसमें ये जो था, जो शुक्राणु था, इस शुक्राणु की गति किधर से किधर होती, शुक्राणु की गति जो है वो कहां से कहां तक होता। तो शुक्राणु के जिस जैसे लिखे हुए हैं यही शुक्राणु की गति है। मतलब शुक्राणु सबसे पहले वृषण,
जालिका में आया। और वृषण जालिका में कहां से आया? तो यह आया शुक्रजनक नलिका से। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका जो है वो सहायक जनक नलिका नहीं है। क्यों नहीं है? ये वृषण के अंदर था और शुक्रजनक कोशिका इसी नलिका में होता है और इसी नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसको हम सहायक जनक नलिका में नहीं रखेंगे। शुक्राणु जब बना इसमें, तो शुक्राणु बनने के बाद सबसे पहले जो शुक्राणु पहुंचे वो पहुंचे हैं वृषण जालिका। वृषण जालिका के बाद ये शुक्राणु पहुंचता है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से होते हुए अधिवृषण, अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से होते हुए अस्खलन नलिका और अस्खलन नलिका से होते हुए मूत्र जननांग पथ तक पहुंचता है। तो ये नर का सहायक जनन नलिका। फिर इसमें हम लोग एक और चीज पढ़े हुए हैं, नर बाह्य जननन, नर का बाह्य जननन। और ये नर का जो बाह्य जननन था, नर का बाह्य जननन, जिसको हम लोग कहे थे शीसन, इस शीसन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नर का बाह्य जननन शीसन। और शीसन में हम लोग देखे थे कि शीसन जो था, ये शीसन दो अलग अलग प्रकार के उद्घर्षित ऊतक से जो है वो बना हुआ था। शीसन के मध्य भाग में जो है ये मूत्र मार्ग होता है। इसके अलावा शीसन जो है ये चारों तरफ से जो है एक पतली झिल्ली नुमा संरचना, पतली त्वचा से जो है वो ढका हुआ होता है। और ये जिस पतली त्वचा से ढका हुआ है उस पतली त्वचा को कह दिया जाता है अग्रछद। ये चारों तरफ से जो है वो पतली त्वचा से ढका होता है और इस पतली त्वचा को कह दिया जाता है अग्रछद। फिर शीसन के बाहर किनारे पर दोनों साइड में जो है, यहां पर जो है वो कुछ उत्तक मिले थे, कुछ उत्तक जो है वो इस साइड में मिला था किनारे पर दोनों साइड। और यहां जो उत्तक मिल रहा था उस उत्तक को कह दिया गया था कॉर्पोरा केवर्नोसा। याद है? कॉर्पोरा, इसको क्या बोले थे? कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा के साथ साथ बीच में एक और उत्तक था, ये जिसके अंदर ही जो है वो मूत्र मार्ग थे और यही शीसन का अग्रभाग को जो है वो बनाए हुए था। तो जो उत्तक इसके अग्रभाग को बनाए हुए था उस भाग को कह दिया गया था कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम। कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम ये मिला था। कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम, और कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम के अंदर ही होता है ये मूत्र मार्ग। अब ये जहां पे कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम जो शीसन का अग्रभाग बनाए हुए था, इसको हम लोग कहते थे, इसको कह दिया जाता है शीसन मुंड। शीसन मुंड। और शीसन मुंड में जहां पर मूत्र मार्ग खुल रहा होता है उसको कह दिया जाता है मूत्राशय मुख। मूत्राशय मुख ये कहां? तो मूत्राशय मुख कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम का जो बना हुआ जो शीसन मुंड था, इस शीसन मुंड के शीर्ष भाग में खुल रहा है मूत्राशय मुख। और इसके आधार भाग में, शीसन मुंड के आधार भाग में यहां कुछ ग्रंथियां मिली थी और इन ग्रंथियों को कह दिया गया था परप्यूष ग्रंथि। परप्यूष ग्रंथि जो स्मेग्मा का स्राव करते थे, जो स्मेग्मा का स्राव करता था। और ये स्मेग्मा जो है वो करता क्या? तो संभोग क्रिया के दौरान या मैथुन क्रिया के दौरान जो है वो स्नेहन का काम कर रहा था, लुब्रिकेशन का काम कर रहा था। ये तो पिछले हिस्से में, पिछले क्लास में हम लोगों ने इन सब के बारे में जो है वो पढ़ चुका था कि ये सब क्या क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? एनसीईआरटी को जो है वो लाइन बाय लाइन देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो है वो क्या क्या दिया हुआ है। बहुत सारा चीज जो है वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दी हुई है और जो नहीं दी हुई है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इस सब में भी जो है हम लोग, जैसे अब ये एनसीईआरटी में जो है वो कॉर्पस एस्पॉन्जियोसम बस
और ये शिशरमुंड, ये जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये दोनों उत्तक का जो है वो नाम नहीं है। एनसीईआरटी में बस ये बता दिया गया है कि सीसन जो है वो दो प्रकार के उद्घर्षित उत्तक से या उद्घर्षित उत्तक से बना हुआ है। वो दो का भी नाम नहीं लिया, वो सीधा बोले हैं उद्घर्षित उत्तक से बना हुआ है। और इसी उद्घर्षित उत्तक के वजह से इनमें उद्घर्षण होता है मैथुन क्रिया के दौरान या वीर्यसेचन के समय। तो लोगों को कॉन्सेप्ट लेते चलना है, उसके आधार पर देखना है। तो अभी इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि नर में सहायक जनन अंग कौन कौन सा है। नर का सहायक जनन अंग कौन कौन सा है। अब ये नर का अगर सहायक जनन अंग देखेंगे तो नर के सहायक जनन अंग भी 3 मिलेंगे, जिसमें से एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ ग्रंथि, संख्या में केवल एक होता है पुरस्थ ग्रंथि, और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो 3 नर का सहायक जनन ग्रंथि। अब ये ग्रंथियां हैं कहां कहां पे, तो जो शुक्राशय है, ये शुक्राशय मिलेगा मूत्राशय के पिछले वाले भाग में, पीछे से आकर के मूत्र मार्ग में खुल रहा होता है अष्टलन नलिका के द्वारा। जो पुरस्थ ग्रंथि है वो मूत्राशय के ठीक नीचे, ग्रीवा वाले हिस्सा में, मूत्राशय के ठीक नीचे चारों तरफ से मूत्र मार्ग को जो है वैसे कवर करके रखा हुआ है। एक आवरण से घिरा हुआ होता है, कैप्सूल से घिरा हुआ होता है। फिर उसके बाद जो है तीसरा जो ग्रंथि है जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे मिलेगा। तो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो क्या क्या है, 1 पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय कहें। और ये शुक्राशय है कहां, तो शुक्राशय है, ये देख रहे हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स। मूत्राशय के ठीक पीछे वाले हिस्से में जो है ये शुक्राशय है। फिर सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि। अब ये पुरस्थ ग्रंथि जो है वो संख्या में केवल एक होता है, और पुरस्थ ग्रंथि है कहां, तो ये पुरस्थ ग्रंथि है जो मूत्राशय के ठीक नीचे जो है मूत्र मार्ग को चारों तरफ से जो है वो घेर के रखता है, चारों तरफ से घेरे रखता है। फिर 1 पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, या फिर इसको कार्पस ग्रंथि, या फिर इसको कन मूत्र पथ ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहां, तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि यहां मिलेगा, यहां मटर के दाने के जैसा संरचना में, और पीले रंग का होता है जो यहां मिलेगा पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे वाले हिस्से में। तो 3 ग्रंथि हो गया, एक ग्रंथि हो गया शुक्राशय, दूसरा हो गया पुरस्थ ग्रंथि, और तीसरा हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। शुक्राशय जो है वो ये एक जोड़ा है, शुक्राशय एक जोड़ा, पुरस्थ ग्रंथि जो है केवल एक है संख्या में, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है केवल एक, ये भी एक जोड़ा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी एक जोड़ा है। तो 3 ग्रंथियां हैं नर की सहायक जनन ग्रंथि, एक्सेसरी जेनिटल ग्लैंड जो हैं ये 3 होते हैं नर में। अब इन तीनों का कहां कहां मिला है ये तीनों, तो मूत्राशय के पीछे वाले हिस्से में मिलेगा ये शुक्राशय, मूत्राशय के ठीक ग्रीवा भाग में जो है वो है पुरस्थ ग्रंथि जो मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरे रखा है, और पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे मिला है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अब ये करते क्या है, तो इनका जो भी स्राव है, ये जो है जो भी कुछ स्रावित करते हैं, इनका स्राव जो है उसको कह दिया जाता है शुक्रिय प्लाज्मा। और शुक्रिय प्लाज्मा शुक्राणु के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स, एक संरचना बना रहा होता है जिसको कह दिया जाता है वीर्य या शिंग। तो इन तीनों के स्राव को सामूहिक रूप से शुक्रिय प्लाज्मा कह दिया गया। अब ये जो शुक्रिय प्लाज्मा है, इस शुक्रिय प्लाज्मा में यानी कि इन तीनों के स्राव में क्या क्या है, तो तीनों के स्राव में फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, श्लेष्मा है, इसके अलावा फल शर्करा फ्रुक्टोज है, कुछ मात्रा में जो है वो एंजाइम्स है, प्रतिजैविक है, ये सारे जो है वो इनके स्राव में। यानी कि शुक्रिय प्लाज्मा में अगर पूछा जाए कि शुक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या है, तो शुक्रिय प्लाज्मा में एंजाइम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के अलावा जो है वो फॉस्फेट, फॉस्फेट के अलावा इनके पास फ्रुक्टोज है, कुछ मात्रा में जो है वो एंटीबॉडी भी है। तो ये शुक्रिय प्लाज्मा में होता है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताती है। तो ये पुरुष लिंग की
सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल्स, वन पेयर सेमिनल वेसिकल्स, एक उरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड और एक बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल। जैसा कि अभी हम लोग पीछे इमेज में देख रहे थे कि इसमें एक जोड़ा जो है ये शुक्राशय, एक जोड़ा सेमिनल वेसिकल्स, केवल एक संख्या में है पुरस्थ जो दोनों तरफ से जो है वो घेर करके रखता है, और एक जोड़ा जो है वो है बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इन ग्रंथियों के स्राव शुक्रिय सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इनका स्राव सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए सेमिनल प्लाज्मा, शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि एनसीईआरटी का जो लाइन है उस एनसीईआरटी के लाइन में बीच बीच में जो है ब्रैकेट में जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में करके लिखे हुए हैं। तो बोर्ड वगैरह के एग्जाम में कई बार क्या होता है कि नाम वगैरह जो है वो हिंदी में न दे करके इंग्लिश में ही दे देते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि सेमिनल वेसिकल्स अब उसको शुक्रिय प्लाज्मा ना दे करके उसको सीधा लिख दिए जो है वो सेमिनल लिख दिए। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड पर भी जो है वो ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा पूरा चैप्टर में आपको एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर में जो है वो कहीं ना कहीं एक इस तरह का जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि जो इंग्लिश नाम है उस इंग्लिश नाम को जो है वो हिंदी में करके दिए, जैसे शुक्रिय प्लाज्मा, तो शुक्रिय प्लाज्मा को इंग्लिश में सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अब इसी सेमिनल को ही जो है वो सेमिनल लिख करके छोड़ दिए, इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड है, तो ये भी एग्जाम वगैरह में जो है पूछा जा सकता है। शुक्रिय न लिख करके सीधा लिख दिया गया सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा है क्या? अब याद है कि शुक्रिय प्लाज्मा याद किए हुए हैं, शुक्रिय प्लाज्मा के बारे में पढ़े हुए हैं, सेमिनल पता ही नहीं है, तो शुक्रिय प्लाज्मा को ही सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। शुक्रिय प्लाज्मा हिंदी में बोल रहे हैं और सेमिनल प्लाज्मा जो है वो उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो शुक्रिय का ही इंग्लिश वर्ड हो गया सेमिनल। तो इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान दें। अब इस सेमिनल प्लाज्मा में या शुक्रिय प्लाज्मा में है क्या क्या? तो फ्रक्टोज है, फल शर्करा जो फल में पाया जा रहा है, कैल्शियम है, कुछ प्रकीर्णन है, एंजाइम्स है, इसके अलावा इनके पास फॉस्फेट है, इसके अलावा जो है इसमें जो है वो बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा जो है कुछ एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है, सेमिनल प्लाज्मी, सेमिनल प्लाज्मी नाम का एक प्रतिजैविक है, एंटीबॉडी ये भी होता है, जो बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, शुक्राणुओं को जो है वो बचाता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स भी इनमें एंटीबॉडी भी जो है वो होती है। बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहन, लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है। इसका बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव। और एक चीज और हम लोग पढ़े हुए थे कि स्मेग्मा जो है वो स्राव किया जाता है। ये स्मेग्मा जिससे स्राव हो रहा था उसको हम लोग बोले थे परफ्यूज ग्रंथि, परफ्यूज ग्रंथि। ये परफ्यूज ग्रंथि स्मेग्मा का स्राव करते हैं और ये स्मेग्मा भी स्नेहन का काम कर रहा होता है, स्नेहन का काम कर रहा होता है, स्नेहन का कार्य कर रहा होता है मैथुन क्रिया के दौरान। तो एनसीईआरटी में बात खत्म। क्या क्या है सहायक जनन ग्रंथि? वो इतना ही कि एक जोड़ा शुक्राशय है, एक पुरस्थ ग्रंथि है, एक बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि है, और साथ ही साथ जो है इन तीनों का स्राव जो है वो सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसमें फ्रक्टोज दिया हुआ है, जिसमें जो है वो क्या दिए हुए हैं, कैल्शियम बताए हुए हैं, कुछ एंजाइम्स के बारे में, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, एंटीबॉडी ये सब नहीं बताए हुए हैं। इसके अलावा जो है बस बात एक खत्म करके इतने ही बात पर जो है वो एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो गया। बट हम लोग कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी देख रहे हैं, कंसेप्ट देख रहे हैं, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो है हम लोग को देख रहे हैं कि इन ग्रंथियों का जो शुक्रिय प्लाज्मा है, अब उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में और आते हैं कि शुक्राशय जो एक जोड़ा है वो कहाँ है, पुरस्थ ग्रंथि कहाँ है, ये स्राव जो करेंगे शुक्राशय के स्राव क्या होगा, पुरस्थ ग्रंथि का स्राव में क्या होगा, बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि के स्राव में क्या होगा, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्राशय क्या होता है, कहाँ मिला था शुक्राशय? तो ये शुक्राशय मिलेगा
कहाँ? तो जो मूत्राशय है, ये है मूत्राशय, और ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के पिछले वाले हिस्से में एक लंबी संकरी थैलीनुमा संरचना जो है, यही कहलाता है शुक्राशय। ये है शुक्राशय। शुक्राशय के ठीक नीचे, या ये कह दें कि मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय के ग्रीवा भाग में ये जो संरचना दिख रहा है, इस संरचना को कह दिया जाता है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि। इसको कर दिया गया पुरस्थ ग्रंथि। फिर पुरस्थ ग्रंथि के नीचे जो मटर के दाने के जैसा है, इसको कर दिया गया बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो ये तीन ग्रंथि कहां कहां है? तो मूत्राशय का ये पीछे का भाग है, मूत्राशय का पिछला भाग है। मूत्राशय के पिछले भाग में जो है ये क्या मिला हुआ है? वहीं पे पतली थैलीनुमा संरचना मिला है जो शुक्राशय है। मूत्राशय के ग्रीवा भाग के, मूत्राशय के ठीक ग्रीवा भाग में जो है वो पुरस्थ ग्रंथि है, और पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे जो है वो क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये कहां मिला? मूत्राशय के पीछे स्थित है, संख्या में एक जोड़ा है, 1 पेयर इन नंबर, 1 पेयर इन नंबर, संख्या में एक जोड़ा है, 2 है। मांसल, संकीर्ण एवं लंबी थैलीनुमा संरचना है, एक पतली लंबी थैलीनुमा संरचना है जो अभी हम लोग देख रहे थे। ये एक थैलीनुमा संरचना में जो है वो बना हुआ है। अब ये जो भी स्राव करेंगे, उनका स्राव जो होगा वो होगा क्षारीय, जो लगभग पीएच कितना होगा? 7.4। तो हम लोग बचपन के क्लास में पढ़े हुए हैं कि ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, इस पीएच स्केल से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्षार है या अम्ल है। ये हम लोग बचपन की क्लास में ही पढ़े हुए। यहाँ 0 यानी कि 7 होता है, और 7 के बाद यहाँ हो जाता है 14, और ये 1 से 7 के बीच में, तो 1 से 7 के बीच में होता है अम्ल, और 7 to 14 के बीच में दिखाया जाता है क्षार। यानी 7 से ज्यादा अगर आए, 7 से ज्यादा आ रहा है पीएच में, मतलब कि वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। 7 से कम आ रहा है, अगर 6.9 आया, तो 6.9 आया तो क्या हो गया? अम्ल। 7 से कम है, तो 7 से कम हुआ मतलब कि अम्ल, 7 से ज्यादा हुआ मतलब कि क्षार, और 7 पर आया मतलब उदासीन। एक से जैसे जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ते जाते हैं, अम्लीयता जो है, अम्लीयता ये कम होते चला जाता है, कम होते जाता है। और यहां जैसे जैसे 14 की तरफ चले जाते हैं, वैसे वैसे क्षार जो है, क्षारीय प्रवृत्ति जो है, ये बढ़ते जाता है। अब इनका जो पीएच है, ये पीएच कितना है? 7.4। तो 7.4 जो है थोड़ा सा इधर गया होगा, यहां मान के चलते हैं कि यहां 7.4 होगा। 7.4 होगा तो 14 से बहुत कम है। जब यहां 14 पर पहुंचेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यहां मिलेगा 14 के पास। अब यहां से जा रहे हैं तो स्लाइटली ये कैसा हो गया? स्लाइटली बेसिक नेचर में है, स्लाइटली बेसिक नेचर का है। क्यों कह रहे हैं स्लाइटली बेसिक? तो स्लाइटली बेसिक नेचर में है, ये बहुत कम है, 7.4 है पीएच। अब ये वीर्य का लगभग 60 से 70% बनता है वीर्य। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अभी बस ये ध्यान में रखिए कि शुक्रिय प्लाज्मा जो है, शुक्रिय प्लाज्मा किसको बोल रहे थे? तीनों सहायक ग्रंथि का जो स्राव है उसको कह दिया जाएगा शुक्रिय प्लाज्मा। और इस शुक्रिय प्लाज्मा के साथ अगर शुक्राणु को मिला दिए जाते हैं तो शुक्राणु और शुक्रिय प्लाज्मा ये दोनों मिल करके बनाता है वीर्य। इसमें भी हम लोग और देखेंगे कि शुक्रिय प्लाज्मा केवल सिर्फ यही दोनों है, मतलब शुक्रिय प्लाज्मा ही है और शुक्राणु ही है कि और भी कुछ है? शुक्राणु है तो कितना है, क्या है, ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। आगे देखते हैं।
शुक्राशयी द्रव में फ्रक्टोज, साइट्रेट इत्यादि उपस्थित होते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज है ना, इस फ्रक्टोज का उपयोग किया जाता है जब कभी किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना होती है। उस स्थिति में जब मेडिकल टेस्ट की जाती है तो मेडिकल टेस्ट में इस फ्रक्टोज का ही टेस्ट किया जाता है। जब भी कभी किसी महिला के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होती हैं या जो रेप केस होता है या रेप जैसी कोई घटना हुई, उस समय जो मेडिकल टेस्ट की जाती है, उस मेडिकल टेस्ट में रेप जैसी घटना में जो है ये चेक किया जाता है, फ्रक्टोज जो है वो चेक किया जाता है। और ये फ्रक्टोज सब जो है पुरुषों में इसकी मात्रा जो है वो अलग अलग होगा, संघटक जो है वो इसके अलग अलग हो जाएंगे, वीर्य का संघटक जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उनके लिए ये फ्रक्टोज जांच की जाती है। फ्रक्टोज, अब एक तो ये काम, दूसरा ये फ्रक्टोज जो है वो पोषण प्रदान करता है। जो शुक्राणु है उन शुक्राणुओं को, वीर्य में जो शुक्राणु हैं उन शुक्राणुओं को पोषण देने में मदद कर रहा होता है। रेप या बलात्कार जैसी घटनाओं की जांच में फ्रक्टोज की जांच की जाती है। इन सारी घटनाओं में फ्रक्टोज का ही जांच किया जाता है, जो फीमेल सेक्सुअल असॉल्ट। हालांकि ये जो है सामाजिक तौर पर या फिर और भी बातें अगर हैं तो ये ऐसी नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कभी किसी कारणवश जो है वो ये रेप जैसी अगर घटना होती है तो उस रीजन में मेडिकल टेस्ट में इस फ्रक्टोज का जो है वो टेस्ट किया जाता है। क्लियर? तो ये तो बात था शुक्राशय का कि शुक्राशय जो है वो था। पुरस्थ ग्रंथि क्या? तो पुरस्थ ग्रंथि में देखे थे कि ये मूत्रमार्ग जो है, ये मूत्रमार्ग के चारों तरफ जो है वो ऐसे घेरे रखा है, और ये चारों तरफ से जो है एक पतली आवरण से, एक सघन आवरण से जो है वो घिरी होती है। ये जो पतली आवरण है, इस आवरण को कह दिया जाता है कैप्सूल। कैप्सूल, ये कैप्सूल से ढके होते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, इस पुरस्थ ग्रंथि में, ये जो पुरस्थ ग्रंथि है, इस पुरस्थ ग्रंथि में अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण, इसमें मान के चले कि इसमें जो है वो क्या हो गया, संक्रमण हो गया, या हो सकता है कि इनमें कोशिकाओं का समूह बन जाए, कोशिकाओं का समूह बन जाए। तो कोशिकाओं के समूह बनने के कारण, कोशिकाओं के समूह बनने के कारण इस पुरस्थ ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा। अब ये जो पुरस्थ ग्रंथि का आकार जो बढ़ा, इसके बढ़ने की वजह से इस मूत्रमार्ग के ऊपर, ये जो मूत्रमार्ग है, इस मूत्रमार्ग के ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने की वजह से जो मूत्रमार्ग फूला हुआ था, ये मूत्रमार्ग जो है वैसे चिपक जाएंगे, और जब मूत्रमार्ग चिपकेगा तो जो यूरिन था, ये यूरिन यहां से पास ही नहीं हो पाएगा। एक तो सिचुएशन ये होगा कि यूरिन पास नहीं होगा। अब यूरिन पास नहीं हुआ तब फिर क्या किया जाता है कि रेनल कैथेटर जो है वो यूज किए जाते हैं, और इस रेनल कैथेटर का यूज करके यूरिन को जो है वो पास कराया जाता है। एक तो पहले से ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि पुरस्थ ग्रंथि जो है स्वैलन हो गया, फूल गया है, डायलेशन हो गया इनका। दूसरा कंडीशन, अगर यूरिन नहीं पास हुआ तो धीरे धीरे जो है यूरिक एसिड ये सब जो है वो हो सकता है कि बढ़ने लगे, या किसी तरह से मूत्राशय का आंतरिक वाल्व जो है वो डैमेज कर सकता है, संक्रमण और बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी ये पुरस्थ ग्रंथि जो है वो फूल जाता है, ये पुरस्थ ग्रंथि जब फूल जाएगा तो इस फूलने के कंडीशन को, फूलने के कारण, इसके आकार में वृद्धि के कारण एक मेडिकल टर्म, एक मेडिकल कंडीशन शुरू होती है, और उस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है BPH, विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरलेसिया। विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरलेसिया। हाइपरलेसिया, ये जो फूला हुआ है, जो वृद्धि हो गया है, बढ़ गया है, किस कारण से बढ़ सकता है? संक्रमण होने की वजह से हो सकता है, कोशिकाओं के समूह बनने की वजह से हो सकता है, मतलब ट्यूमर बन गया है। उस केस में जब कभी ऐसा हुआ तो उस स्थिति को कह दिया जाएगा विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरलेसिया। और अगर इसका आकार बढ़ा तो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? तो कॉम्प्लिकेशन आएगा कि जो यूरिन था वो यूरिन पास नहीं हो पाएगा। क्लियर? आगे
तो ये है क्या, संख्या में केवल एक है और एक ही, ओनली वन, पेयर में नहीं है, ओनली वन, केवल एक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, पूछ दे कि कौन सी सहायक जनन अंग, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि जोड़ा में नहीं होती है, नहीं होती है, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि जोड़ा में नहीं होती। हम लोगों को ये बस इस सिरे से नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में आने वाला है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि क्या दे सकता है हमसे, क्वेश्चन क्या आपका पूछ सकता है। तो ये तो बात हो गया कि पुरस्थ ग्रंथि कितना है, ये इस बात पर तो आ सकता है। लेकिन अगर एग्जामिनर का मन होगा कि नहीं कितना है ये ना पूछ करके वो पूछ दे कि कौन जनन ग्रंथि जो है वो जोड़ा में नहीं है, तो कौन सा जनन ग्रंथि जोड़ा में है, सहायक जनन ग्रंथि, कौन सी, नर की सहायक जनन ग्रंथि, नर की सहायक जनन ग्रंथि जोड़ा में नहीं है। तो नर का सहायक जनन ग्रंथि पूछा है, मतलब कि पुरस्थ ग्रंथि जोड़ा में नहीं है, इसका आंसर हो गया। तो हम लोग को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वहां तक जो है वो करना है। तो मूत्र मार्ग के पहले भाग में, मूत्र मार्ग के पहले भाग में कह दें, या ये भी तो कर सकते हैं ना कि मूत्राशय का, मूत्राशय के ग्रीवा भाग में है, क्योंकि मूत्राशय के ठीक नीचे से जो है वो मूत्राशय से शुरू हो जाता है मूत्र मार्ग, तो ये भी कहा जा सकता है कि मूत्राशय के ग्रीवा भाग में है, ग्रीवा भाग में उपस्थित होता है। आवरण से ढका हुआ है, कैप्सूल जिसको कह दिया जाता है, पतली, और ये जब वीर्य का निर्माण होता है वो उसमें लगभग 15 से 30% जो है इनकी भागीदारी होती है। इनका भी स्राव जो है वो क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, क्षारीय, और इनका पीएच लेकर क्या है 7.3। फिर पुरस्तीय स्राव में फॉस्फेट, कैल्शियम एवं सिट्रिक अम्ल जो है वो पाई जाती है। अब ये जो फॉस्फेट है ना, इस फॉस्फेट के कारण जो वीर्य है, इस वीर्य का रंग कैसा हो गया है, तो दूधिया हो गया। फॉस्फेट के कारण वीर्य का रंग जो है वो दूधिया हो गया, ठीक। तो शुक्राशय का भी स्राव था क्षारीय, इनका भी स्राव जो है वो क्षारीय है। इसके साथ साथ जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये जो स्राव करता है, इसके स्राव की वजह से शुक्राणु को एक माध्यम मिल जाता है मादा जनन अंग में तैरने में, या मादा जनन में गमन करने में एक माध्यम प्राप्त हो जाता है। तो ये भी काम होता है इनका, आगे देख लेते हैं। तो पुरस्थ ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो पुरस्थ ग्रंथि जो भी स्राव करेगा उससे गति प्रदान होगी, यानी उनकी मोटिलिटी जो बढ़ेगी। ये क्या, तो ये जो स्रावित कर रहा होता है ना, पुरस्थ ग्रंथि का जो स्राव हो रहा था उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, तो इसमें जो है वो कुछ बाइकार्बोनेट थे, बाइकार्बोनेट जो उदासीन करने में मदद कर रहा था, इसका काम होता है उदासीन करना। योनि की जो भाग है, योनि जो मार्ग है उसको उदासीन करेगा। इसके अलावा पुरस्थ ग्रंथि के स्राव की वजह से एक माध्यम मिल जाता है शुक्राणु को, जिससे वो मादा के जनन अंग में जो है वो गति कर सकते हैं। तो गति प्रदान करने में मदद कर रहा था। पुरस्थ ग्रंथि का स्राव योनि के स्राव को उदासीन बना देता है। अब योनि का जो स्राव है, ये योनि का स्राव वास्तव में ये होता है अम्लीय, और इस अम्लीय होने के पीछे का रीजन क्या है, तो इस अम्लीय होने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इस जीवाणु के कारण ये कैसा हो जाता है, तो उदासीन करता है, उदासीन बनाने के। इसके स्राव में बाइकार्बोनेट होता है, जिस कारण वीर्य कारण, बाइकार्बोनेट के कारण नहीं, बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट नहीं, ये कार्बोनेट की जगह पे फॉस्फेट होगा ना, इसको फॉस्फेट कर लीजिएगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट।
तो फॉस्फेट के कारण वीर्य का रंग जो है वो सफेद हो जाता है। कार्बोनेट के कारण उदासीन किया जाएगा योनि मार्ग को, जो योनि की अम्लीयता जो कितनी है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से जो है वो अम्लीय हुआ है, तो इस अम्लीयता को हटाने के लिए जो है वो बाइकार्बोनेट होता है। वो बाइकार्बोनेट लैक्टोबैसिलस की जो अम्लीयता है उसको हटा रहा है। फॉस्फेट जो है ये वीर्य का रंग जो है प्रदान किया गया है। इसके वजह से वीर्य का जो रंग है वो दूधिया सफेद हो गया है, दूधिया रंग का हो गया फॉस्फेट के कारण। तो यह शुक्राणुओं को मादा जनन भाग में तैरने के लिए माध्यम प्रदान कर रहा होता है। यही इसी के वजह से जो है उनकी गति जो है वो बढ़ती है, मोटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। पुरस्थ ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा हटाने पर बंध्यता अस्टर्डिलिटी आती है। अस्टर्डिलिटी आती है दैट मींस कि वो उनकी जनन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, बंध्यता आ जाएगा और इनकी जनन क्षमता जो है वो जनन अक्षम होंगे या कम हो जाएंगे, कम हो जाती है। कारण क्या है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, पुरस्थ ग्रंथि जो है वो क्या कर रहा है, एक माध्यम दे रहा है जो उसको पोषण दे रहा है, परिपक्व करने में मदद कर रहा है, साथ ही साथ इनकी गतिशीलता को बढ़ा रहा है। शुक्राणु का मादा जनन भाग में जो है वो तैरने में जो है वृद्धि कर रहा है, तैरने के लिए जो माध्यम दे रहा है। तो अगर इसको हटा दे तो पुरस्थ ग्रंथि की वजह से जो कार्य होने वाले थे वो कार्य जो है वो नहीं होगा, यानी ये जनन क्षमता जो है वो आना शुरू हो जाएगा अगर हटाए तो। दो ग्रंथि था, एक ग्रंथि हम लोग क्या देखे, शुक्राशय, और दूसरा हो गया पुरस्थ ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि क्या है, तो तीसरी ग्रंथि है काउपस ग्रंथि। कि काउपस ग्रंथि क्या होता है। अब ये एक बात हम लोग किए हुए थे कि जो वृषण, जो ये पुरस्थ ग्रंथि है, ये क्या किए हुए हैं, तो जो मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग को चारों तरफ से जो है वो घेर के रखा है, ऐसे कवर करके रखता है, चारों तरफ से कवर करके रखता है। किसी कारणवश अगर ये पुरस्थ ग्रंथि बड़ा हो जाए, जैसे हो सकता है कि इसमें संक्रमण हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इसमें जो है वो कोशिकाओं का समूह बन जाए, कोशिकाओं का समूह बन गया, अत्यधिक कोशिकाओं का वृद्धि हो गया। तो कोशिकाओं का अगर समूह बनता है तो कोशिकाओं के समूह बनने के कारण इनमें जो है वो इसका आकार जो है वो बढ़ेगा। अब इसका जो ये आकार बढ़ा, इसके बढ़ने की वजह से ये ऐसे आकर के चिपक जाएगा, ये सड़ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो जो मूत्राशय से मूत्र निकलने वाला था, यूरिन जो था, ये यूरिन पास ही नहीं हो पाएगा, मूत्र मार्ग से जो है वो यूरिन बाहर आ ही नहीं पाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि संक्रमण हुआ या कोशिका का समूह बना और समूह के बनने के वजह से इसका आकार जो है वो बड़ा हो गया, बड़ा आकार अगर बना, तो इस बड़े आकार में होने की वजह से इस कंडीशन को, इस स्थिति को कह दिया गया है BPH, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। इसको कह दिया गया बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया मतलब इसका आकार बढ़ गया है। कारण हुआ है कि कोई संक्रमण हो गया होगा, या हो सकता है कि इनमें अत्यधिक कोशिकाओं की वृद्धि हो गई है, कोशिकाओं का एक गुच्छा बन गया, ट्यूमर के जैसे संरचना बनी हुई। तो उस कंडीशन में इसका आकार बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो उस स्थिति को, उस मेडिकल टर्म को कह दिया जाता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, शॉर्ट में बोल देते हैं BPH। क्या है ये देखिए, हुआ ये कि जो सामान्य था, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, पुरस्थ ग्रंथि जो है, ये सामान्य स्थिति में है, ये सामान्य स्थिति में। अब सामान्य स्थिति में है तो यूरिन जो है, ये यूरिन का डायरेक्शन, मूत्र का डायरेक्शन जो है वो दिख रहा है, ये यूरिन पास कर रहा है, नलिका जो है वो खुली हुई है, नलिका खुली हुई है। लेकिन अगर इस पुरस्थ ग्रंथि में किसी तरह का संक्रमण या स्वैलन हुआ, ये फूला, तो फूलने के कारण क्या हो गया, तो फूलने के कारण जो है ये जो नलिका था, जो मूत्र मार्ग था, ये मूत्र मार्ग जो है वो चिपक गया
और इसके वजह से यूरिन जो है वो फ्लो नहीं कर पाया। अब यूरिन अगर फ्लो नहीं कर पाया तो उसी स्थिति को कह दिया गया है विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टैटिक विनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ये कहा जाएगा कब? जब पुरस्थ ग्रंथि जो है वो फूली हुई है, फूल गई है। एक और देख लेते हैं ये। अब हुआ क्या है, तो यहां से यूरिन पास कर रहा था, ये तब पास करेगा जब ये सामान्य स्थिति में सामान्य होगा, तो यूरिन पास करेगा, यूरिन जो है वो बाहर आएगा। लेकिन जब ये असामान्य स्थिति में हो गया, यानी इसका आकार जब बड़ा हो गया, तो बड़े होने की वजह से ये दोनों तरफ से जो है प्रेशराइज होगा और चारों तरफ से प्रेशर होने की वजह से ये ब्लॉक कर जाएगा। जब ये मूत्र मार्ग ब्लॉक करेगा तो जो यूरिन है वो यूरिन पास ही नहीं हो पाएगा, ये यूरिन पास नहीं हो पाएगा, तो इसका जो बढ़ने की कंडीशन है, ये बढ़ने की कंडीशन को ही कर दिया गया है BPH। अब अगर पास नहीं हुआ तब क्या होगा? तब क्या किया जाता है कि जो यूरेथ्रा है, जो मूत्र मार्ग है, उस यूरेथ्रा से रिनाल ट्यूब जो है, कैथेटर जो है वो डाल दिए जाते हैं। वो डायरेक्टली उसमें आप देखे हो वो जो है ये कैसा होता है, एक कैथेटर होते हैं और ये कैथेटर जो है रिनाल ट्यूब जो है वो उससे एक पाउच जुड़ा हुआ होता है। इसमें यूरिन जो है वो ड्रॉप करके इसमें यूरिन जमा हो रहा होता है, ड्रॉप करके, और ये जो है वो लगा दिए जाते हैं। ये सीधा मूत्र मार्ग से जो है वो भेज दिया जाएगा यहाँ तक, मूत्र मार्ग, मूत्राशय तक। यहाँ से यूरिन कलेक्ट करेगा और इसी बैग में जो है वो आकर के जमा होगा। रिनाल कैथेटर जो है वो यूज कर दिए जाते हैं। ये तब यूज किया जा सकता है जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज जो है वो आकार जो है वो बढ़ गया, या हो सकता है कि किसी तरह का सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन मेथड से कुछ हुए और वो अगर चलने फिरने में जो है वो असक्षम है, तब भी जो है इस रिनाल कैथेटर का यूज किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि BPH हुआ तभी करेंगे, कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि BPH हुआ है तभी होगा। ये तब भी यूज किए जा सकते हैं जब कभी कोई व्यक्ति, कोई पुरुष का कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और पुरुष को चलने में असमर्थ है, उम्र ज्यादा अधिक हो गई है, तो ऐसे स्थिति में रिनाल कैथेटर का यूज कर लिया जाता है। तो हम लोग पढ़े कि नर ग्रंथि जो है, नर का जो सहायक ग्रंथि था वो 3 था, जिसमें से एक जोड़ा शुक्राशय है, एक संख्या में केवल एक ही मिल रहा था पुरुष ग्रंथि जो मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरे हुए है। जो तीसरी ग्रंथि है उस ग्रंथि को कह दिया गया है काउपर्स ग्रंथि। अब ये काउपर्स ग्रंथि क्या है, तो इसको 2 नाम, एक तो इसका नाम दे दिया जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, या इसको हम लोग कह सकते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि भी कह सकते हैं, या एक नाम और दे सकते हैं, इसका एक और नाम है कंदमूत्र पथ ग्रंथि। कंदमूत्र पथ ग्रंथि ये। अब ये कहां था, तो ये हम लोग देख रहे थे कि ये जो है ये मूत्राशय, मूत्राशय के ग्रीवा भाग में, यहां पर मूत्राशय के ग्रीवा भाग में जो है उपस्थित होता था पुरस्थ ग्रंथि। यहां है पुरस्थ ग्रंथि, और पुरस्थ ग्रंथि के बाद से नीचे जो है यहां खुल गया होता है सीसन। सीसन, जहां सीसन के अंदर ही जो है ये होता है मूत्र मार्ग, और इसके बाद यहीं पे दोनों तरफ संख्या में एक मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि होगी। इस ग्रंथि को ही कर दिया जाता है काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, या इसी को कह देंगे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, और इसके ठीक ऊपर में रहेगा पुरस्थ ग्रंथि।
पुरस्थ ग्रंथि। ये हो गया सीसन, ये हो गया मूत्राशय। तो मूत्राशय के ग्रीवा भाग में मिला पुरस्थ ग्रंथि और पुरस्थ ग्रंथि के नीचे और सीसन के ठीक ऊपर में जो है वो मिला काउपर्स ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का काम क्या है? तो एक तो काउपर्स ग्रंथि का काम यह है कि ये जो भी स्राव करते हैं वो क्षारीय होता है। काउपर्स ग्रंथि का भी स्राव क्षारीय होता है। शुक्राशय का स्राव क्षारीय, पुरस्थ ग्रंथि का स्राव क्षारीय होगा। काउपर्स ग्रंथि का स्राव भी जो है वो क्षारीय है। क्यों? तो यहां से जो यूरिन आ रहा है ना, ये जो यूरिन यहां से आ रहा है, मूत्राशय से जो आ रही है यूरिन, ये जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति की है। अम्लीय प्रवृत्ति की है, तो इस अम्लीयता को हटाने के लिए, क्योंकि मूत्र मार्ग जो है वो दोनों काम कर रहा है, तो मूत्र मार्ग जो है इसको जननांग पथ भी कहा गया था, मूत्र जननांग पथ कहते हैं। तो मूत्र जननांग पथ जो है जननांग पथ करते थे। अब इससे जो है वो शुक्राणु भी पास होता है और इससे जो है वो शुक्राणु का अस्खलन भी करता है और साथ ही साथ यूरिन को भी पास कर रहा है। तो अब अगर यूरिन पास होगा अम्लीय होगा और शुक्राणु अगर उधर से पास हो रहे हैं तो शुक्राणु के पास अम्लीयता होने की वजह से शुक्राणु जो है वो मार दिए जाएंगे। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अम्ल जो है वो नेचर में कोरेसिव होता है, ज्वलनशील। ये जो है वो किसी चीज को, किसी पदार्थ को जो है वो जलाने की क्षमता रखता है, तो कोरेसिव होते हैं नेचर में। तो उस वजह से शुक्राणु की जो संख्या होगी वो घटते चली जाएगी या शुक्राणु मार दिए जाएंगे इसके अम्लीयता के कारण, इसके अम्लीयता के कारण मार दिए जाएंगे। यही वजह है कि इसकी अम्लीयता को हटाने के लिए काउपर्स ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि और शुक्राशय, इन तीनों ग्रंथियों का स्राव जो है वो कैसा रखा गया है? क्षारीय। क्षारीय होने की वजह से क्षार और अम्ल दोनों मिलकर के जो है वो उदासीन हो जाएगा। अब उदासीन अगर हुआ तो ना तो अम्ल का गुण होगा और ना ही क्षार का गुण होगा। ऐसे स्थिति में शुक्राणु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो काउपर्स ग्रंथि का भी स्राव क्षारीय है। एक तो काम किया कि ये क्षारीयता को, जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को हटाया। दूसरा ये है कि ये कुछ मात्रा में श्लेष्मा का भी स्राव करता है और श्लेष्मा जो मूत्रमार्ग है उस मूत्रमार्ग के आंतरिक हिस्से को, उस मूत्रमार्ग के आंतरिक भाग को जो है वो चिकना बनाने का काम करेगा। तो ये काम होता है काउपर्स ग्रंथि का। संख्या है कितना? तो काउपर्स ग्रंथि इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों तरफ जो है वो एक एक मिल रहा है, संख्या में हो गया एक जोड़ा। तो इनकी संख्या शुक्राशय की जैसी ही है, एक जोड़ा होता है संख्या में। छोटे होते हैं और पीले रंग के होंगे, पीले रंग के मटर के बीज के जैसा, मटर के बीज, मटर के दाने के जैसा, मटर के बीज के जैसे संरचना में देखने को मिलेगा। पुरस्थ ग्रंथि के नीचे होती है और ये श्लेष्मा होता है इनके स्राव में। एक तो इनका जो अम्लीयता को हटाएगा उसके वजह से इसका स्राव क्षारीय है ही, इसके अलावा श्लेष्मा है और ये श्लेष्मा क्या करेगा? मूत्र मार्ग जो है उस मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम करता है, चिकनी बनाती है। इसलिए जो है ये मूत्रमार्ग को चिकनी बनाती है। फिर इसका स्राव मूत्रमार्ग की अम्लीयता को हटाता भी है और मूत्रमार्ग को चिकना भी बनाता है, इसका स्राव। अब ये अम्लीयता कैसे हटा? तो इसके जो क्षारीय हैं जो लगभग कितना है? पीएच 7.5 के आसपास है, तो 7.5 7.5 होने की वजह से ये क्षार है और क्षार होने की वजह से ये अम्लीयता को जो है वो हटाने का काम कर रहा होता है। तो नर जनन अंग में 3 हम लोग ग्रंथि पढ़ लिए। नर जनन तंत्र का सभी अंग और सभी अंग का कौन सा अंग कहां पर है, उसके कार्य क्या है, ये सब जो है हम लोग देख लेंगे। अब बात यह आ रहा है कि बार बार इसमें एक शब्द आ रही है वीर्य, कि जो वीर्य बन रहा है उस वीर्य में हम लोग देख रहे हैं कि ये इस वीर्य को बनाने में 2 चीज, एक तो इस वीर्य का निर्माण हो रहा था शुक्रिय प्लाज्मा की वजह से, शुक्रिय प्लाज्मा ये वीर्य का निर्माण कर रहा है, और दूसरा कि इनके साथ जो है वो है शुक्राणु। तो नर जनन का सहायक जनन अंग में ये बार बार शब्द आ रहा था कि वीर्य जो है, वीर्य बनाने में शुक्राशय जो है 60 से 70% भाग लिया, तो वो 30% भाग लिया, तो ये जो है वो 2% 5% भाग ले रहे हैं। ये एक्चुअली में वीर्य बनाने में जो ये वीर्य जब निर्माण हो रहा है
ये है क्या, क्या क्या होता है इनमें, कैसे बना होता है, इनका कंपोजिशन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बार बार इसमें आ रहा था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके वीर्य के बारे में पढ़ेंगे कि वीर्य क्या होता है, सीमेन क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तब तक इसको आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए।